स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी के अंदर। तो दोस्तों, जैसा आप सब जानते हैं कि हम लोग अपनी क्लास 12 की हमारी जो पॉलिटिकल साइंस बुक है इंडिया वाली, उसका चैप्टर 4 जो था इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन, उसको डिस्कस कर रहे थे। इसके पहले वीडियो के अंदर हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को देखा था, ओवरव्यू को देखा था, और उसके साथ साथ मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज और कुछ बेसिक पॉइंट भी जो था बताए थे, जैसे फॉरेन पॉलिसी क्या है, उसको कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। ये सारी चीजें हमने इसके पहले की वीडियो के अंदर देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसको देखकर ही इस वीडियो को देखिएगा। और आज के इस वीडियो के अंदर होता है बेसिकली हम नेहरू जी का रोल जो था, ठीक है, हमारे फॉरेन पॉलिसी के बनने में वो क्या था वो हम डिस्कस करने वाले उसके ऊपर। सो वीडियो को होता है पूरा जरूर देखिएगा। देखिए, आज के सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, ठीक है, उनका हमारे देश की जो फॉरेन पॉलिसी जो थी उसके बनने में क्या रोल था। देखिए, 1946 से लेकर के और 1964 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो था हमारे देश की जो फॉरेन पॉलिसी जो थी उसके फॉर्मुलेशन में और इवन उसके इंप्लीमेंटेशन में एक बहुत ही मेजर, एक बहुत ही हिस्टोरिक रोल जो था वो प्ले किया था। नेहरू जी जो थे, जब हमारा देश आजाद होता है, आप सबको पता भी है कि नेहरू जी जो थे हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं। प्राइम मिनिस्टर होने के साथ साथ नेहरू जी जो थे हमारे देश के उस समय फॉरेन मिनिस्टर भी होते हैं। और प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर होने की वजह से नेहरू जी जो थे उन्होंने 1946 से 1964 के बीच में एक बहुत ही मेजर और एक बहुत ही ऐतिहासिक रोल जो था इन्होंने हमारे देश की जो विदेश नीति जो थी उसके फॉर्मुलेशन में और उसके इंप्लीमेंटेशन में एक हिस्टोरिक रोल जो था इन्होंने प्ले किया था। नेहरू जी की जो फॉरेन पॉलिसी जो थी, नेहरू जी की फॉरेन पॉलिसी के बेसिकली 3 मेजर ऑब्जेक्टिव थे। वो 3 मेजर ऑब्जेक्टिव के बारे में हमने ऑलरेडी पिछले वीडियोस के अंदर देख रखा है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो था वो हमारे देश की सोवरेनिटी को मेंटेन करके रखना था, ठीक है, सोवरेनिटी को मेंटेन करके रखना था, जिसको हमने एक लंबे संघर्ष के बाद हासिल किया था। दूसरा इनका जो ऑब्जेक्टिव जो था वो हमारे देश की इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखना था, हमारे देश की जो अखंडता है उसको बना करके रखना था, ठीक है, लिख देता हूं पूरा यहाँ पे, अखंडता जिसको हिंदी में कहते हैं, उसको मेंटेन करके रखना था। और तीसरा जो मेजर ऑब्जेक्टिव जो था वो हमारे देश की इकोनॉमी को जो था डेवलप करना था। ये 3 मेजर ऑब्जेक्टिव जो थे वो नेहरू जी के फॉरेन पॉलिसी के थे। अब नेहरू जी ने उनकी जो एक 3 मेजर ऑब्जेक्टिव थे फॉरेन पॉलिसी को, उसको फुलफिल करने के लिए, ठीक है, इन तीनों ऑब्जेक्टिव को नेहरू जी ने अचीव करने के लिए नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को अपनाया था। नेहरू जी ने इन तीनों के तीनों ऑब्जेक्टिव को जो था फुलफिल करने के लिए नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को अपनाया था। उन्होंने किसी भी कैंप को जो था, ठीक है, चाहे वो यूएसए हो या यूएसएसआर हो, उसको ज्वाइन नहीं किया था। क्योंकि आपको पता है कि अगर हम यूएसएसआर को या फिर यूएसए को ज्वाइन कर लेंगे तो हमको उनके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। वो जो कहेंगे उसके अकॉर्डिंग हमको काम करना पड़ेगा, उनके डिसीजन को हमको मानना पड़ेगा। और उस केस में हमारी सोवरेनिटी चली जाएगी, इंटीग्रिटी भी चली जाएगी। और आपको पता है कि फॉरेन जो सुपर पावर जो थी, ठीक है, वो दूसरे लोगों के साथ जो था अलायंस बनाते इसीलिए थे ताकि वो उनका इकोनॉमी जो है, उनके जो रिसोर्सेस है उसको एक्सप्लॉइट कर सके। और अगर हम यूएसए या फिर यूएसएसआर को ज्वाइन कर लेते तो ऑब्वियस सी बात है वो हमारे इकोनॉमी को पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट करते, हमारे जो रिसोर्सेस है उसको एक्सप्लॉइट करते, और इस तरीके से हम अपनी इकोनॉमी को भी डेवलप नहीं कर पाते। इसलिए जो था नेहरू जी ने जो था अपने तीनों ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए नेहरू जी ने जो था वो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी का रास्ता चुना, ठीक है। इन्होंने ना यूएसएसआर को ज्वाइन किया ना यूएसए को ज्वाइन किया, बल्कि इन दोनों से डिस्टेंस बना करके रखा, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप, जो कि आपका आगे का टॉपिक भी है, उसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। इन्होंने दोनों से जो था डिस्टेंस बना करके रखा। लेकिन हमारे देश के अंदर जो था ऐसे बहुत सारे लीडर थे, ऐसे बहुत सारे जो थे पॉलिटिकल पार्टीज थी जो कि चाहते थे कि भारत जो है वो प्रो यूएसएसआर हो, प्रो यूएसए हो, मतलब कि भारत जो अपने विदेश नीति में अमेरिका को होता सपोर्ट करे। जैसे कि हमारे देश के जो एक इमिनेंट लॉयर थे जिनका नाम था डॉक्टर अम्बेडकर साहब, अम्बेडकर जी का मानना था कि भारत जो है वो अपने विदेश नीति में अमेरिका को सपोर्ट करे, क्योंकि अमेरिका जो था आपको पता है वो डेमोक्रेसी का सपोर्टर था। तो अब क्योंकि अमेरिका जो था डेमोक्रेसी का सपोर्टर था, इसलिए अम्बेडकर जी का कहना था कि हमको अमेरिका को जो था सपोर्ट करना चाहिए। उसके साथ साथ जो कुछ पॉलिटिकल पार्टियां भी थी, जैसे कि भारतीय जनसंघ है, ठीक है, स्वतंत्र पार्टी हो गई, ये 2-3 पार्टियां भी जो थी वो चाहती थी कि हम लोग जो था अपने फॉरेन पॉलिसी में अमेरिका को सपोर्ट करें, क्योंकि ये दोनों पार्टीज को जो कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी होती है, ठीक है, जो कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी है जिसको यूएसएसआर फॉलो करता था, आपको पता भी है, ये आइडियोलॉजी इन दोनों को पसंद नहीं थी। इसलिए ये दोनों चाहते थे कि भारत जो है वो प्रो यूएसए हो। लेकिन नेहरू जी ने जो था इन सबकी बातों पे ध्यान नहीं दिया।
नेहरू जी ने जो था बीच का रास्ता निकाला और वो बीच का रास्ता नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी का था और उसको इन्होंने फॉलो कर लिया। अब नेहरू जी ने जो था हमारे देश के फॉरेन पॉलिसी में, ठीक है, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को बढ़ावा देने में उसमें तो मेजर रोल प्ले किया ही था, लेकिन नेहरू जी ने जो था हमारे देश ने 1950s 1960s के दशक में दुनिया भर के अंदर जो मेजर रोल प्ले किया, ठीक है, जो वर्ल्ड अफेयर के अंदर पूरी दुनिया के अंदर उस समय 1950 1960s के दशक में भारत ने जहां भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर जितना भी कंट्रीब्यूशन दिया था उन सब में जो था नेहरू जी का काफी ज्यादा रोल था। अब वो कैसा था उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए नेहरू जी का रोल जो है हमारे देश के सिर्फ फॉरेन पॉलिसी के बनाने तक या फिर उसको इंप्लीमेंट करने तक लिमिटेड नहीं है, ठीक है, बल्कि नेहरू जी की जो रोल है हमारे देश के लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडिया ने उस समय पूरी दुनिया के अंदर जितने भी काम किए वो सब जो थे वो नेहरू जी के लीडरशिप में ही किए थे, ठीक है। जैसे कि अगर हम देखें हैं कि इंडिया ने जो था नेहरू जी के लीडरशिप में जो था अफ्रो एशियन यूनिटी के लिए जो कैंपेन चलाया था भारत ने, ठीक है, 40s 50s के दशक में भारत ने अफ्रो एशियन यूनिटी के लिए जो कैंपेन चलाया था, ये कैंपेन जो था भारत ने बेसिकली नेहरू जी के लीडरशिप में जो था चलाया था, ठीक है। इस कैंपेन के थ्रू जो था भारत ने डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस की वजह से, ठीक है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है और उसके बाद जब डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस शुरू होता है तो जब दुनिया के अंदर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर, एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर नई नई कंट्रीज जो उभर करके आती हैं उन सबको यूनाइट करने के लिए, ठीक है, उन सबको यूनाइट करने के लिए और उन सबको नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को फॉलो करने के लिए प्रेरित करने के लिए भारत ने जो था एक बहुत अच्छा कैंपेन चलाया था, ठीक है। आप सबने चैप्टर 1 के अंदर पढ़ा भी है। इस कैंपेन जो था ये जो भारत ने चलाया था, ठीक है, अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज की यूनिटी के लिए, ये कैंपेन जो बेसिकली भारत ने नेहरू जी के लीडरशिप के अंदर चलाया था। इसके साथ साथ भारत के अंदर जो आसियान रिलेशन जो कॉन्फ्रेंस हुआ, जो भारत ने मार्च 1947 में होल्ड किया था, ठीक है। भारत ने 1947 में मार्च के महीने में, मतलब कि अपनी आजादी से 4-5 महीने पहले भारत के अंदर जो आसियान रिलेशन कॉन्फ्रेंस हुआ था, ये कॉन्फ्रेंस भी बेसिकली भारत ने नेहरू जी के लीडरशिप में ही जो था उसको हेल्ड किया था। इसके साथ साथ जो था भारत ने 1949 के अंदर भारत ने जो इंडोनेशिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल था, ठीक है, 1949 के अंदर जो इंडोनेशिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल था जिसको भारत ने सपोर्ट किया था और इंडोनेशिया के इस फ्रीडम स्ट्रगल के सपोर्ट पे ही भारत ने एक इंटरनेशनल कैंपेन भी चलाया था, ठीक है, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी हेल्ड किया था इंडोनेशिया के इस फ्रीडम स्ट्रगल को सपोर्ट करने के लिए। ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी जो था भारत ने बेसिकली नेहरू जी के लीडरशिप में ही किया था। देखिए यहाँ पे होता क्या है कि इंडोनेशिया शुरू में ये डच की कॉलोनी होती है, ठीक है, डच की कॉलोनी होती है। तो इंडोनेशिया के लोग जो होते हैं वो डच जो लीडर होते हैं डच के, उनसे इंडिपेंडेंस पाने के लिए ये इनके खिलाफ जो होता है फ्रीडम स्ट्रगल चलाते हैं। जैसे कि हमारे देश के अंदर हमारे लीडर्स ने अंग्रेजों के खिलाफ जो था फ्रीडम स्ट्रगल चलाया था आजादी पाने के लिए, वैसे ही इंडोनेशिया के लोग जो होते हैं वो डच के खिलाफ फ्रीडम स्ट्रगल चलाते हैं उनसे इंडिपेंडेंस पाने के लिए। और इंडोनेशिया ने जो फ्रीडम स्ट्रगल लॉन्च किया था इसको भारत ने सपोर्ट किया था और उसके सपोर्ट में भारत ने 1949 के अंदर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी की थी। और ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो भारत ने 1949 में की थी ये बेसिकली नेहरू जी के लीडरशिप में ही की गई थी। समझ में आपको? इसके साथ साथ जो बैंडन कॉन्फ्रेंस होता है, बैंडन कॉन्फ्रेंस जो 1955 के अंदर होता है, ठीक है, ये बैंडन बेसिकली इंडोनेशिया की एक सिटी का नाम है, ठीक है। तो इंडोनेशिया के अंदर जो बैंडन सिटी है वहां पे जितनी भी एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज थी, ठीक है, जो कि नई नई उभर करके आती हैं इंटरनेशनल पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो सारी की सारी कंट्रीज एक साथ मिल करके 1955 के अंदर बैंडन के अंदर जो होता है एक कॉन्फ्रेंस करती हैं। और ये कॉन्फ्रेंस भी जो था, ठीक है, जिसमें भारत ने भी पार्टिसिपेट किया था और भारत की तरफ से इसमें पार्टिसिपेशन जो था वो नेहरू जी ने ही जो था किया था, ठीक है। और इस बैंडन कॉन्फ्रेंस यही आगे चल करके ये जो 1955 का जो बैंडन कॉन्फ्रेंस है यही आगे चल करके 1961 के अंदर नैम का रूप ले लेता है, ठीक है। बैंडन कॉन्फ्रेंस के बाद ही 1961 के अंदर नैम नॉन अलाइड मूवमेंट की शुरुआत होती है। और आपको पता है कि नॉन अलाइड मूवमेंट का जो भारत जो था, इंडिया जो था वो एक फाउंडिंग मेंबर था, ठीक है। और भारत जो था नॉन अलाइड मूवमेंट का फाउंडिंग मेंबर नेहरू जी के वजह से ही जो था बन पाया था, क्योंकि नेहरू जी ने जो था नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को
चलाने के लिए, इसको कैंपेन के लिए काफी एक मेजर रोल प्ले किया था, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी चैप्टर 1 में देख रखा है। तो अब मैं उम्मीद करता हूं आपको कि नेहरू जी का ये पूरा का पूरा रोल जो आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज इसको पूरी तरीके से रख लीजिए, ये 4 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा। इस चैप्टर से अगर कोई प्रायोरिटी का क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स में या 5 मार्क्स में, ठीक है, 3 मार्क्स में पॉलिटी से, तो ये क्वेश्चन जो होता है वो जरूर आता है आपसे। नेहरू जी का रोल जो है हर सैंपल पेपर में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिख जाएगा, इसको प्लीज याद कर लीजिए। और ये वीडियो आज का आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। अब आगे के हमारे जो टॉपिक्स हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।